काफ़ी ऑडियंसेस ने देखा, लेकिन हमारी रिलीज़ बहुत छोटी थी। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको उतना रिवर्ट नहीं आता है, उतना रिटर्न नहीं आता, फाइनेंशियल रिटर्न भी नहीं आता, और ऑडियंस भी आपकी लिमिटेड हो जाती है क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में ही आप रिलीज़ कर रहे हो, राइट। तो क्या होता है कि बहुत कम लोग देख पाते हैं। इतना इनसिक्योरिटी में मुझे फिल्म नहीं बनानी थी यार, कि क्या है ये आपको, मतलब इतनी इनसिक्योरिटी है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, खुद के प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, कि आप मतलब हर वो चीज़ करना चाह रहे हो जो मुझे नहीं करनी है। तो मराठी बिजनेस एक तरीके से सोचता है, उनको मराठी में हॉरर विद कॉमेडी ज़्यादा चलती थी उस टाइम पे, और हिंदी में हॉरर विद सॉन्ग्स एंड सेक्स ज़्यादा चलता था। तो दोनों के दिमाग में नुसरत ही थी, और उसको प्रूव करने की एक बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए, तो वो नुसरत में थी। शी वॉज हंग्री टू प्रूव हरसेल्फ, बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड प्रूव कि मैं और भी कर सकती हूँ, देखो मुझे, राइट। तो दोनों पिक्चर में वो माँ बनी है जो वो रियल लाइफ में है नहीं, राइट। तो क्या है कि आपको वो क्वालिटी बहुत आसान नहीं है लाना, द क्वालिटी ऑफ मदरहुड व्हेन यू हैव नॉट बीन अ मदर, राइट। So when you've not been pregnant in your life, and to play a pregnant woman worrying for a child which is unborn. Second is Neha. Neha is also very easygoing. She is absolutely gorgeous on screen because उसकी presence एक ऐसी है कि you know where it feels कि यार ये औरत में कुछ बात है, right? मतलब she is a head turner. Radhika Apte is absolutely the most intelligent person because she thinks a lot, right? She thinks in every aspect. Suha is a diva in her own way, right? Because she comes with that royalty in her blood, right? हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सिनेमा को अपने ही लेंस से दिखाते हैं। वो बहुत बार ऐसा होता है जो हम दर्शकों के लिए, हम क्रिटिक्स के लिए नया होता है, लेकिन मज़ा आता है। उसे देखकर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है जो शायद बहुत कम हो गया है। मेरे साथ हैं विशाल फूरिया। विशाल, स्वागत है आपका। थैंक यू अविनाश। आप अभी जब इस रूम में घुसे, पहली चीज इस पर मेरी नजर पड़ी वो थी आपकी टी शर्ट। तो इस टी शर्ट की क्या कहानी है, क्या कुछ है, इस पे थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। ये टी शर्ट क्या है कि हॉरर क्योंकि हमारे यहाँ एक तरीके से बनता है, तो थोड़ी सी ब्रांडिंग मुझे साथ में लेके चलनी पड़ती है ताकि लोग विजुअल देखते रहे तो उनको लगे कि अच्छा ये भी है, ये भी है, इसे देखा जा सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो बड़े इंटरेस्टिंग हॉरर के कैरेक्टर्स है। तो जैसे कुछ एक दो कैरेक्टर्स आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। ये है फ्रेडी कैरेक्टर है। नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट करके एक फिल्म आई थी जो शायद मेरी जितनी मेमोरी है उसमें शायद वो पहली फिल्म थी जो मैंने देखी थी। और बचपन में शायद मैं 3-4-5 साल का रहा हूँगा, या शायद 6 साल का रहा हूँगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मेरी एज। बट वो फिल्म देखकर मैं इतना डर गया था कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि ये ऐसा मॉन्स्टर है जो आपकी नींद में आता है और आपको उठने नहीं देता, ठीक है, आपको नाइटमेयर में ही फंसा देता है। तो ये फ्रेडी को देखकर मैं इतना डर गया था कि मैं रात को सो नहीं पाता था कि कहीं अगर मुझे सपना आ गया और अगर फ्रेडी मेरे सपनों में आ गया तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा। तो ये काफ़ी सालों तक मतलब बीच में ये डर आते रहता था। तो इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। तो ये है। तो वैसे और भी कैरेक्टर्स है। ये एक्सोर्सिस्ट का कैरेक्टर है, ये रिंग का कैरेक्टर है जिसको जो बहुत पॉपुलर है। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो ये सारे स्क्रीम है, तो ये सारे कैरेक्टर्स है। अच्छा, आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है, अपनी हटा के ना? हाँ, अपनी तो फेवरेट हो ही नहीं सकती। अभी तो हम जर्नी पे हैं और उसमें कोई प्रेफरेंस भी नहीं होता ना अपनी फिल्मों में, बिकॉज सारे बच्चे तो अपने ही होते हैं, अच्छे बुरे है ना, सब ग्रो होते हैं कभी, तो ऐसा है। तो वो अपनी तो छोड़ देंगे। हाँ, मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म में कुछ है कि एक दो का नाम बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इतना बड़ा समंदर है एक्चुअली। हाँ, ये बहुत बड़ा समंदर है कि इसमें से आप किस किस को पकड़ के चुनोगे, राइट। और ये बहुत ये जॉनर भी ऐसा है कि पैशन ड्रिवन जॉनर है, राइट। ऐसा नहीं कि आपको बहुत पैसे मिलेंगे या आपकी बहुत वाहवाही होगी या हर कोई आपको पसंद करेगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो ये पैशन ड्रिवन जॉनर है। तो जो भी इस जॉनर में काम करता है, मैं हूँ, कोई एक्टर है, कोई टेक्नीशियंस है, जो भी, वो बड़ा पैशन से काम करते हैं इस जॉनर में, राइट। मतलब फिल्म इंडस्ट्री ओवरऑल पैशन का ही गेम है, वरना कोई टिक नहीं पाएगा। बट उसमें भी एक नीश है ना, ये एक बहुत एक नीश है, राइट, कि इसमें आपको सब चीज़ें लिमिटेड मिल सकती है, लेकिन अब पैशन ही है और जो आर्ट एंड क्राफ्ट और जो मज़ा है हर एक फ्रेम, हर एक मोमेंट क्राफ्ट करने का, वही आपको ड्राइव कर सकता है। तो मेरी फिल्में डेफिनेटली उसी तरीके की जोन में है जहाँ जो मुझे बार बार देखकर मुझे मज़ा आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक गियर्मो डेल टोरो करके एक डायरेक्टर है, इनकी बहुत पुरानी फिल्म है डेविल्स बैकबोन करके, ठीक है, उनकी वन ऑफ द अर्ली फिल्म। गियर्मो डेल टोरो को शेप ऑफ वाटर के लिए ऑस्कर मिला था बेस्ट डायरेक्टर। तो उनकी पुरानी फिल्म है डेविल्स बैकबोन। इट इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स बिकॉज एक सब मतलब ऑन द सरफेस हॉरर तो है ही, लेकिन उसके अंदर इतने डीप मीनिंग्स है कि आप अगर उसके
अगर आपको वो फिल्म पसंद आई और आपने उसका थोड़ा और रिसर्च किया तो आप शॉक हो जाओगे कि हॉरर की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या हो सकता है हॉरर जॉनर में, राइट। तो वो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। एक द डेसेंट करके एक फिल्म है जहाँ पे 4 महिला केव डिगर्स होती है, वो एक नए केव में अंदर जाती है खोजने में, और फिर वो जब एक बार अंदर चली जाती है और फिर क्या होता है, केव कोलैप्स हो जाता है उनके ऊपर, गुफा जो है वो कोलैप्स हो जाती है, और फिर जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसमें कुछ मॉन्स्टर्स है, राइट। तो वो एक फिल्म है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है मुझे। मैं जब भी देखता हूँ तो मैं ऐसे मतलब सिकुड़ जाता हूँ, क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिया मुझे भी हिट करता है उस फिल्म का। तो ये जॉनर ऐसा मज़ेदार जॉनर है कि आपको ना इमोशंस बहुत स्ट्रांगली हिट करते हैं इस जॉनर के, और आपको रिएक्ट करने का मन करता है, अच्छा बुरा जैसा भी हो, लेकिन आप रिएक्ट करते हो इस जॉनर पे। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये फिल्में बनाना। आपने अभी बातचीत में एक वर्ड यूज़ किया, ब्रांडिंग। एज अ मेकर क्या मुश्किल है, अच्छा कंटेंट बनाना या उस अच्छे कंटेंट को बेचना? बेचने में मैं सारे एस्पेक्ट रखना चाहूँगा, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से डील हो, ओटीटी हो चाहे थिएटिकल हो, जी जी। चाहे वो दर्शकों तक चीज़ें पहुँचानी हो वाया इंटरव्यूज़, प्रमोशन, या उसके लिए स्पॉन्सर्स लाना हो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर देन मी ऑब्वियसली। क्या मुश्किल है, अच्छा कंटेंट बनाना या उसको बेचना, उसकी ब्रांडिंग करना? नहीं देखो, इन अ वे आप भी उतना ही समझते हो जितना मैं समझता हूँ, या मैं भी उतना ही समझता हूँ जितना आप समझते हो इस चीज़ का। बेचना ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके इन दिस टाइम एंड एज, वहाँ पे जहाँ पे हर किसी को लगता है कि मुझे ये चीज़ आती है, राइट, क्योंकि सबके हाथ में आ गया है मोबाइल फ़ोन, राइट। तो हर किसी को लगता है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, राइट। तो उसमें बेचना बहुत मुश्किल है। बना तो कोई भी लेगा, बनाने में क्या है, राइट। बनाने के लिए आपको बस थोड़ा सा, मतलब उनको लगता है कि उन्हें सब आता है, बनाने में भी, बनाना भी आसान नहीं है, या उसमें क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना तो आसान बिल्कुल भी नहीं है, राइट। और मैं कंटेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मैं ज़्यादातर फिल्म्स यूज़ करता हूँ वर्ड, क्योंकि मैं फिल्म्स बनाता हूँ। बट क्योंकि आपने कंटेंट की बात की तो मैं एक ओवरऑल कंटेंट स्केप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल हर कोई कंटेंट बना रहा है, राइट। तो कंटेंट में बनाना तो मुश्किल है ही, क्योंकि आप क्या अलग दोगे, या जो ऑडियंस को पसंद आए, या क्या आप ऑडियंस को पसंद आए, या उनकी नस पकड़कर आप कैसे बताओगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, राइट। ये तो चैलेंज है, बिकॉज देयर आर जस्ट टू मेनी पीपल अराउंड, राइट। और वो सबसे निकल कर आप कैसे क्लटर ब्रेक करके आपका कंटेंट कैसे आगे आएगा, राइट। ये जो जर्नी है, ये मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत मुश्किल है। शायद आपके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है उतनी ही। सबके अपने अपने जॉनर में, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने मीडियम में वो बेचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देयर इज जस्ट टू मच नाउ। मुझे ना आपकी इस बात से मैंने कुछ वक्त पहले अहमद खान से बातचीत की थी, फिल्म मेकर। उन्होंने सेम चीज़ बोली कि अविनाश, आजकल क्या है ना, हर किसी के पास फ़ोन है और हर कोई कंटेंट बना रहा है, देख के ऐसे फ्री में सब मज़ा लेते हैं, लेकिन अगर उसका पैसा लगने लगेगा ना, फिर सब क्रिटिकल हो जाएंगे। अरे इसमें ये मैं क्यों हंसूं, मेरे को तो पैसे देने पड़ेंगे भी, या मैं क्यों इससे परेशान हूँ। तो वो आई कैन लाइक कनेक्ट। आपकी फिल्मोग्राफी पे आते हैं, लपा छपी है ना, आई थिंक पहली फिल्म। कैसे वो मोटिवेशन मिला, क्यों लगा फिल्म बनानी है, और उस फिल्म के बाद क्या बदला? तो मैं जब शायद 7th स्टैंडर्ड में था, तभी मैं प्लेज थोड़ा बहुत करता था। तो वहाँ पे दिखता था कि यार प्ले में डायरेक्टर जो होता है ना, ये सबसे पावरफुल होता है। मुझे लगा यार ये करना है लाइफ में। ये कभी एक्टिंग का नहीं लगा? एक्टिंग का नहीं लगा, डायरेक्टर का लगा, क्योंकि सबसे पावरफुल इंसान सब उसी की सुनते हैं। तो वो लगा कि ये डायरेक्टर बनना है, राइट। और एक्टिंग का कैसे लगेगा, मैं इतना कोई वो नहीं हूँ यार कि एक्टिंग के लिए एक चेहरा लगता है, एक प्रेजेंस लगता है, के लिए वो बहुत एक्टर्स तो फिर नवाज हाँ, से नहीं लेके वो बात पंकज अलग है, से लेकिन लेके बचपन में हमारी तो वही रहती है ना कि आपको हीरो ही बनना है, आपको बाकी चीज़ों की अवेयरनेस होती ही नहीं है, राइट। दैट कम्स मच लेटर इन लाइफ, राइट। बट उस जमाने में व्हेन यू आर वेरी इंप्रेशनेबल एज, तो आपको हीरो ही बनना होता है, राइट। तो हीरो वाले तो क्वालिटीज़ नहीं थे, बट डायरेक्टर ये पावरफुल इंसान है, ये कब बोलता है वो हीरो करता है, राइट। जो ये बोलता है वही हीरो करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये बड़ा होगा, तो वो बनना वही था। तो वहाँ से वो डिसाइडेड था कि ये करना है। जस्ट कि घर वाले, आपको पता है ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ें आप नहीं बोल सकते, राइट। मेरे घर में भी एक बैड हिस्ट्री रही है फिल्म मेकिंग की, जो बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बट एक है कि आपको फिल्में नहीं देखनी है, फिल्मों में जाना नहीं है, राइट। तो ऐसा तय था। ये लाइन बोल के आपने थोड़ा सा वो नहीं, मेरे ग्रैंडफादर थे, वो उन्होंने शायद अपने लाइफ में मेरे पैदा होने से पहले वो कुछ प्रोड्यूसर फाइनेंसर टाइप थे, और उन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स की और काफ़ी कुछ गवाया लाइफ में। तो उस वजह से लॉस हुआ, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरीके का। तो उस वजह से, और मेरे पैदा होने से पहले वो गुजर चुके थे, तो मैं मिल नहीं पाया हूँ उनसे। लेकिन ये कहानी है, मतलब ये हिस्ट्री है हमारे फैमिली की। तो उस वजह से मेरी मम्मी ने मुझे कभी टीवी देखने नहीं दिया था कि इसके खून में है, ऐसा बोलते तो इसको नहीं दिखाएंगे,
नहीं तो ये जाएगा उसी जोन में, तो ऐसा तय था। तो मुझे मेरे घर पे कभी टीवी नहीं था, तो इक्का दुक्की फिल्म कभी कभी देखने मिल जाती थी, उतना ही था। तो स्कूल तक तो वो ऐसे ही चलता रहा। फिर स्कूल के बाद टीवी आया तो केबल टीवी नहीं था, राइट। तो केबल टीवी नहीं था तो किसी तरीके से चोरी से केबल करके थोड़ा थोड़ा देख लेते थे। तो ऐसी जर्नी रही है, तो मुझे दूर रखा गया। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो अब फिर तो खुला सांड हो गया था। तो बाहर जाके फिर तो मैं मतलब दिन में 4 फिल्में 5 फिल्में, मतलब जो मैं जितना मैं कंज्यूम कर सकता था सारा बिंज वॉचिंग जो आज के ज़माने में बोलते थे, मैं उस ज़माने में करता था। दिन की 4-4 5-5 फिल्में, मतलब सुबह से लेकर रात तक कॉलेज में तो दिख ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ फिल्में ही देख रहा हूँ। तो ऐसे काफ़ी टाइम तक चला। और फिर मैं VFX मुझे में इंटरेस्ट आ रहा था मुझे, और मुझे पता था कि घर पे तो मुझे अलाउ नहीं होगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ। तो मैंने बोला मैं VFX पढ़ता हूँ और घर वालों को बोलता हूँ मैं VFX करना चाहता हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग करते करते 4th ईयर में मैंने ड्रॉप आउट ले लिया, मैंने VFX पढ़ा और मैंने VFX का जॉब लिया, ठीक है। और VFX का जॉब लेकर मैं टीवी इंडस्ट्री में घुस गया एज अ VFX आर्टिस्ट। फाइनेंस कैसे मैनेज हो रहा था? नहीं, ये तो आप मतलब कॉलेज में हो तो आपको मिल रहा है ना थोड़ा थोड़ा पैसा, तो उसमें जो भी थोड़ा अभी बचपना है, थोड़ा बचा के, थोड़ा चोरी करके, थोड़ा हर तरीके से, आई थिंक हर कोई करता है, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे जीपे तो था नहीं तभी, तो आपको नोट ही चुरानी है। तो ऐसे तो ये सब चल रहा था। बट फिर VFX के थ्रू मैंने बोला कि VFX के थ्रू जाते ये जर्नी में, क्योंकि पता था कि डायरेक्टर तो बनना ही है, तो तय था, मतलब उसमें कोई हिला ही नहीं सकता था मुझे, वो कन्विक्शंस है। पर फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू ट्रेडिशनली मैं नहीं जा पाऊंगा कि मुझे कभी, मैं घर पे बोल नहीं पाऊंगा कि मुझे फिल्म बनानी है, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। तो मैंने बोला VFX पढ़ते हुए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर VFX करते करते हम कभी देखेंगे आगे कैसे क्या जर्नी होती है। सो आई लर्न द कोर्स ऑफ VFX, आई टुक अप अ जॉब इन द टीवी इंडस्ट्री एज अ VFX आर्टिस्ट एंड द ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स आर्टिस्ट। और फिर 14 साल मैंने VFX भी किया, मैंने प्रोमोस ट्रेलर्स भी किए। तो ये करते करते बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत कुछ हुआ। और फिर 2012 में मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि 2 साल बाद अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में घुसना है, अब मेरा टाइम आ गया है, अब यहाँ से मैं बोर हो चुका हूँ, अब मेरा टाइम आ गया है। तो मैंने 2 साल 2 स्क्रिप्ट्स लिखी, 2014 में जॉब छोड़ा और पिचिंग शुरू की। तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मैं सोच रहा था कि क्या है जो इंडस्ट्री नहीं बनाती और जो मैं ऑफ़र करूँगा तो अलग होगा। तो मैंने देखा कि हॉरर जो है ये हमारे यहाँ कम बन रहा है, या बन भी रहा है तो क्योंकि मैं बहुत हॉरर का फ़ैन था, तो जैसा इंटरनेशनल या ग्लोबली हॉरर बन रहा है वैसे हमारे यहाँ नहीं बन रहा है, राइट। हमारे यहाँ बहुत ही उसको बी ग्रेड जॉनर और एक तरीके से बनाया जा रहा है जो मज़ेदार नहीं है, मतलब मुझे खुद मज़ा नहीं आता था वो देखने में, और मुझे लगता था क्यों नहीं बन रहा हमारे यहाँ। तो मैं वो थॉट्स से मैंने अपनी स्क्रिप्टें लिखना शुरू की। उसमें से लपा छपी वॉज वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स। तो अब स्क्रिप्ट लिख ली, अब जॉब छोड़ दिया, अब इंडस्ट्री में बाहर निकला पिच करने के लिए। तो एक मेरी नाइविटी बोलो, मेरी इनोसेंस बोलो, या मेरी मिस इन्फॉर्मेशन बोलो, कि मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्री नए थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। मुझे लगा मेरे को तो लोग वाह ही करेंगे, अरे क्या तू नया माला है, चल यार इसको बनाते। पता चला किसी को नहीं बनाना नई चीज़ यहाँ पर, लोगों को वही चीज़ें बनानी है जो सालों से चलती आ रही है, किसी को रिस्क नहीं लेना। तो वहाँ पे फिर दिक्कत आ गई। 1 साल बहुत कोशिश की, मराठी में कोशिश की, हिंदी में कोशिश की, सब जगह कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया, सही लोग नहीं मिले। फिर मुझे एक प्रोड्यूसर मिले, जितेंद्र पाटिल, जो इवेंचुअली मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर बने लपा छपी। उन्होंने जब फिल्म में ये स्टोरी सुनी तो बोले यार ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, इसको बनाते हैं, क्योंकि उनको भी इच्छा थी फिल्म बनाने की, और क्योंकि वो इंडस्ट्री में नहीं थे तो उनको वो पता नहीं था कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। तो वो उनकी भी नाइविटी बोलो, उनका भी इनोसेंस बोलो, कि उनको प्योर स्टोरी पसंद आई, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया, और बोला यार इसको बनाते हैं। और फिर हमने वो फिल्म बनाई, और फिर वो स्ट्रगल होते होते फाइनली फिल्म रिलीज़ हुई। पर जब रिलीज़ हुई तो ऑडियंस का इतना प्यार मिला कि हमें लगा कि हमारी पूरी जर्नी फिर अब ठीक हो रही। तो वैसे तो वो काफ़ी, मतलब वैसे फिर उसी तरीके से हॉरर का जोन आया। क्वेश्चन क्या था, मैं मिस कर गया क्वेश्चन। जवाब आपने दे दिया। अच्छा दे दिया, ओके ठीक है। लपा छपी को हिंदी में फिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? छोरी सेम ही है जी क्यों? तो लपा छपी हिंदी में भी देखी गई है जी। नहीं, लेकिन वो बहुत बाद में डिस्कवर हुई है लपा छपी। जब हमने बनाई थी, अगर तभी शायद हम करोड़ों रुपए कमा लेते तो शायद हम चोरी नहीं बनाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी ऑडियंसेस ने देखा, लेकिन हमारी रिलीज़ बहुत छोटी थी। तो उसमें क्या होता है कि आपको उतना रिवर्ट नहीं आता है, उतना रिटर्न नहीं आता, फाइनेंशियल रिटर्न भी नहीं आता, और ऑडियंस भी आपकी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में ही आप रिलीज़ कर रहे हो, राइट। तो क्या होता है कि बहुत कम लोग देख पाते हैं, हिंदी ऑडियंस भी उतना नहीं जाती, उस जमाने में तो नहीं जाती थी, तभी OTT भी नहीं था, अभी आ रहा था जस्ट धीरे धीरे। तो उतना अवेयरनेस नहीं था कि हम क्रॉस ओवर लैंग्वेज भी कर सकते हैं या बाकी फिल्में सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, वो सब अवेयरनेस था नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये और ऑडियंस को पहुंचना ज़रूरी है, और फिर मुझे भी तो हिंदी फिल्में भी बनानी है, राइट। तो मेरे लिए वो सही तरीका था। बट अगेन सेड दैट
फिर हम वापस जर्नी पे निकले कि सही प्रोड्यूसर मिल जाए, तो लोग अभी भी पुराने ही मोल्ड में अटके हुए थे हॉरर के, कि इसको नहीं, पहले आप गाना डाल दो, आप थोड़ा सेक्स डाल दो, फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो ही जाएगी, फिर आप फिल्म शुरू कर दो, तो ऐसे कर दो तो हमारा माल बिक जाएगा। तो ऐसा, तो इतना इनसिक्योरिटी में मुझे फिल्म नहीं बनानी थी यार, कि क्या है ये आपको, मतलब इतनी इनसिक्योरिटी है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, खुद के प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, कि आप मतलब हर वो चीज़ करना चाह रहे हो जो जो मुझे नहीं करनी है। फिर फाइनली मुझे विक्रम मल्होत्रा मिले, जिन्होंने छोरी और छोरी 2 के प्रोड्यूसर है। वहाँ पे मुझे कन्विक्शन दिखा कि यार ये इंसान, ही नोज, आई मीन ही हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैज़ बीन अ प्रोड्यूसर ऑफ मैनी गुड फिल्म्स, जो पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स है, नया विजन जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया और उसको प्रेजेंट करके, उसको फुलफिल करके अच्छी सक्सेस अचीव करवाया। तो मैंने बोला ये प्रोड्यूसर सही है। फिर उनके साथ बात करते करते उनका भी विजन काफ़ी दूर का था, सिर्फ एक फिल्म का नहीं था। तो फिर हमने वो जर्नी शुरू की और फिर छोरी बनी, जो विद प्राइम वीडियो आया तो वो और ग्लोबल हो गई, फिर और फिर छोरी 2 बन गई। तो छोरी 2 स्क्रिप्ट अगर आपने देखी है अभी फिल्म, तो छोरी 2 स्क्रिप्ट ही ऐसी है कि जो एक आम प्रोड्यूसर शायद डर जाए कि ये फिल्म क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, इसमें कुछ टिपिकल आपको हॉरर का कुछ नहीं दिखेगा, बहुत अलग हॉरर दिखेगा जो बहुत मेंटल है, राइट, आपको फील करना पड़ेगा। तो वो जो विजन है वो विक्रम ही सपोर्ट कर सकते थे, तो वैसे छोरी 2 बनी है। आपके हॉरर में जो चीज़ मैंने नोटिस करी उसके साथ सोशल्स मिक्स है, सोशियो हॉरर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। जब लपा छपी छोरी बन रही थी, दिमाग में कास्टिंग चल रही थी, वॉज नुसरत द फर्स्ट चॉइस, या वो कास्टिंग पूरा प्रोसेस कैसा, और क्या जो मराठी में बनाते हुए चैलेंजेस आ रहे थे वही चैलेंज इधर थे हिंदी में, इसके चैलेंजेस अलग हो गए थे? काइंड ऑफ सिमिलर चैलेंज बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एंड ऑफ डे हम बिजनेस में हैं, राइट। तो मराठी बिजनेस एक तरीके से सोचता है, उनको मराठी में हॉरर विद कॉमेडी ज़्यादा चलती थी उस टाइम पे, और हिंदी में हॉरर विद सॉन्ग्स एंड सेक्स ज़्यादा चलता था। तो दोनों को अपने अपने मोल्ड में उसको उतारना था, तो दोनों तरफ दिक्कतें थी। बट फिर विक्रम आ गए तो फिर वो सही जगह मिल गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे वो सब कुछ नहीं करना है, मुझे तेरा विजन चाहिए, जो तू करना चाहता है वो तू करेगा, मैं उसमें कुछ अलग तरीके से नहीं बोलना चाह रहा। तो वो सही हो गया। और फिर जब हम दोनों कास्टिंग की बात कर रहे थे, तो दोनों के दिमाग में नुसरत ही थी, क्योंकि मैं नुसरत से 2-3 साल पहले मिल चुका था 2019 में एक दूसरे प्रोजेक्ट के थ्रू, लेकिन वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाया। लेकिन जब मैं उससे मिला था तो मुझे लगा कि यार ये एक्टर, यार इसको, शी डिज़र्व्स मोर, बिकॉज एक तो बहुत अच्छी पर्सन है, एक्टर तो अच्छी थी क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका था जो उन्होंने फिल्में की थी। लेकिन क्या होता है ना कहीं ये इंडस्ट्री, हर एक टेक्नीशियन है, हर एक आर्टिस्ट है, उसको एक बॉक्स में फिट कर देती है कि आप यही बॉक्स में आप पड़े रहो, राइट। ये आज भी हो रहा है। तो जैसे उनको भी एक ग्लैमर और आइटम गर्ल और उस तरीके के बॉक्स में फिट कर दिया था, और मेरा तो बॉक्स बना नहीं था, तो मेरा बॉक्स अभी बन रहा था। तो पर मुझे चांसेस कम मिल रहे थे, ब्लैंक कैनवस था, तो मुझे आर्टिस्ट भी मतलब मिलने की पॉसिबिलिटी कम लग रही थी। मैं अप्रोच ही नहीं किया था एक्चुअली, हमने पहले अपने नुसरत को अप्रोच किया और वो हो गया। लेकिन मैं पहले जर्नी कर चुका था ना ये, कि कैसे रेजिस्टेंस होता है जब कोई नया फिल्म मेकर आता है, तो उसके रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। खास करके हॉरर में तो बहुत ही रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि एक जो सरेंडर होता है आर्टिस्ट का, वो आपको हर आर्टिस्ट से नहीं मिल पाता। उसके लिए एक्टर भूखा होना चाहिए और उसको प्रूव करने की एक बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए। तो वो नुसरत में थी। शी वॉज हंग्री टू प्रूव हर सेल्फ, बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड प्रूव कि मैं और भी कर सकती हूँ, देखो मुझे, राइट। सो दैट हंगर मेड मी टेल हर नेम। और विक्रम भी उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे, तो उनके दिमाग में भी वो थी। और ऊपर से वो इतनी इनोसेंट है, थोड़ी सी नेक्स्ट डोर गर्ल वाला वाइब भी है उनका, तो वो कैरेक्टर के लिए बड़ा सूट कर रहा था। तो वैसे फिर नुसरत आ गई, और फिर जो उन्होंने कमाल किया है दोनों फिल्मों में, मतलब आई एम मोर देन हैप्पी। छोरी के बाद क्या बदला? दरवाजे खुलना इजी हो गए, क्योंकि जो एक अलग चीज लाए थे वो दर्शकों ने एक्सेप्ट कर लिया, और बहुत बड़े लेवल पे एक्सेप्ट करी। मेकर्स को समझ आया कि नहीं भाई, वो जो बॉक्स बनाया है वो हटाना पड़ेगा। क्या बदला? चोरी के बाद दरवाजे काफ़ी खुले। अनफॉर्चुनेटली अभी भी इंडस्ट्री में हॉरर को लेकर अभी भी थोड़ा सा उसको थोड़ा नीचा दर्जा है, ठीक है, ये आज भी है, ठीक है। क्या होता है, भूल-भुलैया, स्त्री, हॉरर कॉमेडी वो जॉनर में हॉरर तो कॉमेडी, कमा चुके हैं। हाँ, लेकिन वो अभी हुआ ना, लास्ट 2-3 साल में हुआ, राइट। उसके पहले भी कुछ इक्का दुक्का हॉरर कॉमेडी आई थी, बट वो हॉरर कॉमेडी बिजनेस के लिए सेफ होती है, क्योंकि आप कॉमेडी का तड़का लगा देते हो उसमें, और फिल्में अच्छी थी। इनफैक्ट पहले मतलब सारी फिल्में अच्छी है, कोई उसमें वो डाउट नहीं है, लेकिन मैं वो जॉनर नहीं करना चाह रहा था, राइट। मुझे हॉरर करना था, मुझे प्योर हॉरर करना था। तो प्योर हॉरर में अभी भी लोगों की समझ कम है, लोगों ने कम हॉरर फिल्में देखी है, उनका एक्सपोजर टू ग्लोबल हॉरर कम है अभी भी, प्रोड्यूसर्स का खास करके, इवन एक्टर्स का भी, ठीक है। तो इसलिए उन्हें अभी भी रेंज नहीं पता कि ये हॉरर क्या कर सकता है, राइट।
तो वो दिक्कत आज भी है। एक कन्विक्शन वाला प्रोड्यूसर मिलना जो जिसे पोटेंशियल पता हो कि ये हॉरर क्या कर सकता है और उसको उस तरीके से मतलब मुझे सपोर्ट करना कि विजन को सपोर्ट करे या जॉनर को सपोर्ट करे, क्योंकि जॉनर को ये मांगता है, ये नहीं मांगता है, वो अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट। तो और मेरी हमेशा सोच है कि इट्स अ कोलैबोरेटिव मीडियम। आपको बिना सही प्रोड्यूसर के मैं फिल्म नहीं बना पाऊंगा। मेरे दिमाग में कितना भी कुछ, कितने भी थॉट रहे, कितना भी सही हो सब कुछ, लेकिन अगर मुझे सही बंदा नहीं मिलेगा जो मुझे सपोर्ट कर पाएगा या मेरे साथ चलेगा इन द जर्नी, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आई एम ऑलवेज इन द परसूट ऑफ फाइंडिंग द राइट गाय, नॉट जस्ट कोलैबोरेटिंग विद एनीबडी एंड एवरीबडी। तो वो आज भी थोड़ा सा हमेशा मैं एक सही बंदा ढूंढता हूँ जिसका विजन सही हो, जो अलाइन हो विजन के साथ। तो वो आज भी दिक्कत है, पर अभी आई थिंक मुझे लगता है अब धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है। अब हमारी हॉरर की जो फिल्में हैं वो ग्राउंडेड हो रही है, इंडियन स्टोरीज बोलना शुरू किया है हमने, और अब इसलिए चल रही है हॉरर कॉमेडीज भी इसलिए चल रही है क्योंकि हम इंडियन स्टोरीज बोल रहे हैं, राइट। हम वेस्टर्न स्टोरीज नहीं बोल रहे, हम हमारी मिट्टी की कहानियाँ बता रहे, राइट, और ग्राउंडेड रख रहे हैं फिल्मों को। तो इसलिए वो फिल्में भी चल रही है, होपफुली हमारी भी चल रही है आगे। सारे जॉनर बढ़ने चाहिए, क्यों एक ही चीज़ बढ़नी चाहिए ना, क्यों सिर्फ हॉरर कॉमेडी बढ़नी चाहिए, ये भी बढ़े। और भी बहुत सारी चीज़ें हॉरर में, और भी बहुत सारे जॉनर भी है, साईफाई जैसे एक जॉनर है, तो क्यों ना साईफाई भी बढ़ा जाए, राइट। तो हर चीज़ बढ़ेगी तब मज़ा आएगा। बतौर फिल्म मेकर क्या बदलता है जब फिल्म का थीम या जॉनर बदलता है? फॉरेंसिक, छोरी, 36 डेज अलग है, सब एक जैसी नहीं है। आपकी तैयारी, आपका तरीका, आपका प्रिपरेशन, आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसे बदल जाता है जब थीम बदलता है, या एक्टर्स के हिसाब से चीज़ें कितनी बदलती हैं? हम स्टोरी टेलर्स हैं, और हम जब फिल्म मीडियम में ये स्टोरी को बताते हैं, फिल्म का मीडियम यूज़ करके, तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो आपके सपोर्ट में होती है, ताकि वो आप जो कहना चाह रहे हो फीलिंग, वो आप बयां कर पाओ, राइट। तो स्क्रिप्ट से लेकर चीज़ें बदलती है, क्योंकि आप हर एक जॉनर को अलग तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आपको उसके तोल माप अलग करने पड़ते हैं, राइट। इट इज़ लाइक सिम्फनी। जब आप एक ऑर्केस्ट्रा चला रहे हो तो आप कौन सा गाना बजा रहे हो, आप उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंटेशन करोगे ना। अगर आप गरबा बजा रहे हो तो आप गरबा बजाओगे, अब जैज़ कर रहे हो तो आप जैज़ करोगे, आप कोई अलग पंजाबी गाना कर रहे हो तो आप पंजाबी गाना करोगे। आप मिक्स करके आप कुछ वेरिएशन कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल आप एक ढांचे में आपको जाना ही पड़ेगा उस जॉनर के, ताकि क्योंकि वो ऑडियंस को वो समझ में आएगी बात, राइट, वरना समझ में नहीं आएगी, राइट। तो एज अ क्रिएटर मुझे भी सारे मेरे टेक्निकल जो मेरी एक्सपर्टीज़ है या एक्सपीरियंस है उसको उस जॉनर की तरफ डायरेक्ट करना पड़ता है। वो राइटिंग से होता है, राइटिंग के बाद आपके परफॉर्मेंसेस से होता है, और उसके बाद टेक्निकली साउंड से होता है, कैमरा वर्क से होता है, राइट। तो जैसे मेरे को बहुत सारे लोग, जो टेक्निकल टीम है, वो हमेशा कंफ्यूज रहती है हॉरर और थ्रिलर के बीच के डिफरेंस को लेकर, ठीक है। तो उसको लेकर मुझे हमेशा उन्हें बताना पड़ता है कि हॉरर का डिफरेंस और थ्रिलर का डिफरेंस क्या है, राइट। तो थ्रिलर में ये है कि आपका भूत जो है वो थोड़ा लंबा समय तक रुक सकता है अगर आप थ्रिलर बना रहे हो तो, क्योंकि आपको थ्रिल देना है। लेकिन अगर आप हॉरर बना रहे हो तो आपका भूत तुरंत आउट हो जाना चाहिए, तब वो आपका, क्योंकि इट इज़ द फियर ऑफ द अननोन, नॉट द फियर ऑफ द नोन, राइट। तो फियर ऑफ द अननोन इज हॉरर एंड फियर ऑफ द नोन इज थ्रिलर, राइट। तो ये डिफरेंस है, राइट, कि आपके सामने पता है कि बॉम्ब रखा हुआ है, अब वो थ्रिल शुरू हो गया आपका, ये अब कब फटेगा कब फटेगा कब फटेगा कब फटेगा। यहाँ पे बॉम्ब कहाँ रखा हुआ है यही पता नहीं आपको, राइट। तो कहाँ है, कहाँ से फटने वाला, ये हॉरर शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंस सारे मुझे थोड़ा सा बताने पड़ते हैं। तो ये तो हर एक जॉनर की अपनी खासियत है। 36 डेज जो था वो बड़ा क्वर्की सीरीज था मेरे लिए। इट वाज अ अमेलगमेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, और वो हमारे आसपास ही हमें दिखते हैं कैरेक्टर्स। हम सारे इंडिया में तो मतलब नेबर्स चुगली करते ही है एक दूसरे की। तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था यार, ये हमारे यहाँ हुआ नहीं है, और फिर एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ सारे क्लास के लोग हैं, राइट। तो मेरे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग बना, और फिर उसमें मज़ेदार एक्टर्स आए। मतलब इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट वर्क्स 36 डेज। मुझे इतना मज़ा आया बनाते बनाते, और हर इंसान को मज़ा आया, हर आर्टिस्ट जो उसमें रहा है उसे मज़ा आया वो करते करते। तो मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग था। तो हर चीज़ ना, अगर मुझे लगता है कि मेरे टाइम के वर्थ है, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे हमने पहले ही बात की, बनाना आसान नहीं है, राइट। तो मेरी ज़िंदगी का कम से कम, अगर मैं वेब सीरीज़ लूँ तो कम से कम 6 से 8 महीने मिनिमम जाते हैं, अगर वो ऑलरेडी लिख चुकी है तो। अगर लिखने शुरुआत हुई है तो 2 से 3 साल जाते हैं, और फिल्म में भी कम से कम 3 से 4 साल चले जाते हैं। जैसे छोरी 1 21 में आई थी, हमने उसके बाद से छोरी 2 तुरंत नेक्स्ट डे हमने छोरी 2 लिखना शुरू कर दिया था। अब वो 25 में रिलीज़ हुई है, तो ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए। तो जब इतना टाइम हमें किसी एक चीज़ पे डालना है तो उसका मज़ा भी आना चाहिए, राइट। सिर्फ पैसे कमाना इंटेंशन नहीं होता है, एज अ मेकर तो नहीं होता है। तो हर एक जॉनर का अपना मज़ा है,
और वो ढलने अपने आप को भी ढालने में उस जॉनर में और कितना आप उसको जस्टिस दे पाते हो वो समझने में और वो एक्सपीरियंस लेने में बड़ा मज़ा आता है। छोरी 2 में लगभग 3.5-4 साल लगे। छोरी 3 कब आ रही है? या उसमें भी इतना ही हमें इंतजार करना पड़ेगा? इंतज़ार तो करना पड़ेगा क्योंकि आसान नहीं है हॉरर लिखना। करेक्ट। हॉरर लिखना बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि छोरी 2 जिस तरीके से रिसीव हुई है, देखो, और छोरी 2 कुछ हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, मैं उसको ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि नॉर्मल नहीं है हमारे यहाँ एक आम जनता को भी हॉरर को इस तरीके से देखना, जहाँ ट्रेडिशनल भूत नहीं है, ट्रेडिशनल चुड़ैल या उस तरीके का माहौल नहीं है, थोड़े से डिज़ाइंस अलग है भूत के, थोड़ा सा दुनिया अलग है, राइट। आपकी दुनिया के में दिखती नहीं वो दुनिया, थोड़ा सा फैंटेसी है उसमें, राइट, बट उसमें एक स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री है उस फिल्म में जो अंडर द लेयर्स है, पर आपको ऑन द सरफेस थ्रिल भी है। तो ये सब सारा बैलेंस करने में ना बहुत टाइम लगता है, राइट, तो उसको लिखने में टाइम लगता है। तो जब ये नया अभी ये चीज़ आई है छोरी 2, हमने एक नया प्रेजेंट किया है, तो हमारे रिएक्शन भी हमें आ रहे हैं, वो बहुत रेंज बहुत ही वाइड है। कुछ लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है, बहुत ही मतलब बहुत ही पसंद आ रही है, वो बार बार देख रहे हैं, क्योंकि जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपना टाइम, थोड़ा सा अच्छे से देख रहे हैं, प्यार से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये नया है, चलो इसको देखते हैं, तो उन्हें और मज़ा आ रहा है। एक बाइट बाय बाइट जब वो ले रहे हैं ना उसकी, तो हर बाइट पे उनका स्वाद बढ़ रहा है, तो उन्हें मज़ा आ रहा है कि हाँ ये कुछ अलग देखने मिला है। और जो फास्ट फूड वाले लोग हैं उन्हें शायद थोड़ा कम पसंद आ रहा है, क्योंकि उन्हें वो फास्ट हॉरर चाहिए था कि वो मूवमेंट्स हो या चुड़ैल एक तरीके से आए या हमें डर लगे बहुत ज़्यादा, वो शायद उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। लेकिन मैं खुश हूँ कि वो देख तो पाए फिल्म, राइट, आज देख पाए, कल जाके हो सके उन्हें कभी पसंद भी आए आगे चल के। बट आई एम सेइंग ये तो कुछ नया देना है, तो आपको इस तरीके के पूरे रिएक्शंस आते हैं, और वो अचीव करने के लिए एक प्रोसेस है, वो बहुत लंबा है, राइट। तो अब छोरी 2 के बाद छोरी 3 भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कुछ और नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नया थॉट, नया ट्रीटमेंट देंगे, तो उसको लिखने में टाइम लगेगा, उसके प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी होगा, थोड़ा टाइम तो जाएगा। आई थिंक वो वर्थ होगा भी। आप मानते हो इन सब सुपरनेचुरल चीज़ों में, आसान शब्दों में भूत, पिशाच, प्रेत, आत्मा, चुड़ैलें, जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, डू यू बिलीव? या छोरी 1 या छोरी 2 या कभी भी किसी भी फिल्म पे कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? देखो, एक्सपीरियंसेस तो काफ़ी हुए हैं। अगर आप बोलोगे कि क्या मैंने कुछ देखा है, तो मैंने कोई फिजिकल फॉर्म में तो मैंने नहीं देखा कभी, ठीक है। एक्सपीरियंसेस बहुत हुए जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, राइट। तो जब नहीं होता है, क्योंकि मैं भी लॉजिकल इंसान हूँ, जब अगर कुछ होता है, कोई चीज़ गिरती है, मैं पहले ये पता करता हूँ गिरी क्यों है चीज़, राइट, क्या है उसके पीछे। तो और जब कोई भी इवेंट के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, तो फिर हम सोचते हैं कि शायद कुछ और है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्या हुआ? कोई ऐसा किस्सा याद है? हाँ, तो जैसे छोरी का ही बात करूँ तो छोरी 1 या 2? सॉरी, 1 फर्स्ट में हम एक बहुत ही पुराने कुएं में शूट कर रहे थे, जो काफ़ी सालों से बंद, मतलब वो यूज़ में कम था वो कुआं, तो उसको पूरा साफ़ कराया गया और उसमें थोड़ा सा इतना सा ही पानी डाला गया, क्योंकि हमें डीप नहीं चाहिए था, काफ़ी ऊंडा था वो, और उसके बाजू में एक मकबरा था, ठीक है। तो मकबरे को बाइज़्ज़त उसका जो भी रिचुअल करके उन्हें सम्मान देकर उसको वो बंद करा गया और थोड़ा सा खुला रख के, वो उनका एक तरीका है, गांव वालों का एक तरीका था, तो वो तरीके सारे करे गए और फिर हमने वहाँ शूट शुरू की। 2 ही दिन का शूट था। कुछ गांव वालों को एम्प्लॉय किया एज लाइफ गार्ड्स कि करो कुछ हो जाए किसी को तो आप रहो। तो कुछ 2-3-4 लोग कुएं के अंदर खड़े हुए थे, हालांकि पानी इतना ही था, सिर्फ घुटने तक पानी था, लेकिन फिर भी तो वो वहाँ खड़े थे अंदर कि कुछ हो जाए तो उसमें एक लाइफ गार्ड जो वहीं गाँव का है, शायद 50 साल का आदमी था, सालों से वहीं रह रहा है, सब जगहों से वाकिफ़ है, सब कुछ है, वो वहाँ अंदर जब खड़ा हुआ था और शॉट चालू था, तो सडनली मुझे मॉनिटर पे ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ आया और मैंने देखा कि ये बंदा ऐसे फ्लैट गिर गया पानी के अंदर, ठीक है। पानी कम था तो ऐसे कुछ हुआ नहीं उसे, लेकिन वो फ्लैट गिर गया और बेहोश हो गया, और हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ करके। फिर जब उसे उठाया तो उसे भी कुछ ज़्यादा याद नहीं था, लेकिन वो बोल रहे थे कि शायद मैंने कुछ देखा, कुछ हुआ और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं गिर गया वहाँ पर। तो अब वो इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट, लेकिन इट इज़ वेरी ऑड कि एक फिट आदमी जिसको जो वहीं का है, कोई नया वाकिफ़ है सारी चीज़ों से, और इसके सालों में कभी कुछ नहीं हुआ उसके साथ, और आज ये उसके साथ वारदात हुई, तो वो अभी इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम वही सोच सकते हैं मे भी कुछ था, वी नेवर नो, क्योंकि पुरानी जगहों पे शायद कभी कभी आपको वाइब आती है, राइट। बॉम्बे में भी एक मिल है जो बहुत पॉपुलर है, तो वहाँ पर हम लोग एक बार रेकी कर रहे थे शाम के टाइम में 5 बजे, मैं और मेरे DOP 2 ही लोग थे, और तभी शूटिंग नहीं चल रही थी, पूरा खाली था माहौल। तो हम लोग घूमते घामते एक छोटी सी एक अलग जगह पर गए,
तो जैसे ही हमने उस जगह पे एंटर किया ना, वो दरवाजे के अंदर एक पुराना फैक्ट्री वाला बहुत बड़ा सा एक एरिया था जहाँ कुछ पुरानी मशीन वगैरह पड़ी हुई थी और प्रॉपर सनलाइट वनलाइट आ रही है, ऐसा नहीं कि डार्क है या कुछ है। वो गैप्स वैप्स वॉल के गैप्स थे और वो पुरानी खिड़कियाँ उड़कियाँ थी, उसमें सनलाइट आ रही है। पर जैसे ही हमने वहाँ एंटर किया ना, सडनली टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम एक स्टेप इधर और एक स्टेप इधर टेम्परेचर ड्रॉप है और एक चिल महसूस हुई और दोनों ने हमने एक दूसरे को देखा और दोनों ने बोला कि भाई, मतलब सिर्फ इशारों से बोला कि ये हाँ हम वेलकम नहीं है, यहाँ निकलना ही बेटर है। तो ये चीज़ें महसूस होती है कभी। एक बार एक फ़िल्म शूट कर रहा था मैं पुणे में पुरानी कॉलेज में, तो बहुत पुरानी ब्रिटिश टाइप की कॉलेज है, कैसल टाइप का उसका पूरा स्ट्रक्चर है और मोटी मोटी विंडोज़ है, बहुत मोटी मोटी विंडोज़, बड़ी बड़ी विंडोज़ होती है, बहुत पुराना लकड़ा जो एक आदमी खींच भी ना पाए विंडो, वैसे वाली, और पुरानी है तो काफ़ी लॉक भी है, मतलब बहुत मुश्किल है वो। तो वहाँ हम शूट कर रहे थे, शूट शुरू होने वाला था, हम अभी घूम ही रहे थे रेकी के लिए और 1-2 दिन में शूट शुरू होने वाला था। कॉलेज बंद थी, वैकेशन चल रहा था उनका। तो मैं, मेरे डीओपी और मेरा एक असिस्टेंट, हम लोग तीनों खड़े थे और हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कि कौन सी विंडो में शूट करें, क्योंकि हमें एक सीन था जहाँ एक बच्चा विंडो के अंदर क्लाइंब करता है। तो मैंने, और बहुत सारी विंडो थी, ठीक है, वो वहाँ पर काफ़ी सारी विंडोज़ थी। तो मैंने एक विंडो के ऊपर इशारा किया कि ये विंडो मुझे ठीक लग रही है, शूट करना भी सही होगा, इस पर करते। जैसे ही मैंने वहाँ इशारा किया ना, वो विंडो खुली है, ठीक है, और कोई वहाँ हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम शांत माहौल है, कोई इंसान नहीं है वहाँ पर। कैसे खुली पता नहीं, मैंने नोटिस किया, मेरे लोगों ने शायद कम नोटिस किया क्योंकि वो अपने बातों में उलझे हुए थे। मैंने बोला चलो दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी जगह गए, वो वापस एक अलग एरिया है कॉलेज का, अलग एरिया था कॉलेज का, वहाँ पे विंडोज़ थी। वहाँ पे मैंने एक और विंडो की तरफ इशारा किया, मानो मेरी बात, वो विंडो भी खुली है, ठीक है। और मैंने मेरे डीओपी और असिस्टेंट को बोला देखो अपना वेलकम हो रहा है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद शूट में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ऐसा है, अब इसका कोई लॉजिकल रीज़न तो है नहीं, क्योंकि लॉजिकली तो आपको पता है कि कोई हवा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तो ये कैसे खुल सकता है। जब ऐसा कुछ होता है कभी रेकी के टाइम पे या बाद में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो होते हैं उनमें से किसी को बुलाया? नहीं, बुलाया नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई वारदात हुई नहीं है जहाँ पर बहुत डर हो या कोई ऐसा कुछ हो। बट दूसरा बात क्या है कि हमें क्यों जानना है ना, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हम कोई उनको परेशान करने तो नहीं आए, राइट, हम अपना काम कर रहे हैं। अब क्या है कि अननेसेसरी किसी को बुलाओ, फिर लोग अननेसेसरी डर जाए वहाँ पर, एक डर का माहौल अननेसेसरी पैदा हो जाए, फिर कोई काम करना ना चाहे वहाँ पर, तो ऐसी दिक्कतें भी आ सकती है। तो बेटर है कि उन्हें रहने दो, और कोई परेशान तो कर नहीं रहे, वो थोड़ी आकर हमें कुछ कर रहे हैं, तो वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, तो ठीक है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैंने जितना आपका फिल्मोग्राफी देखा है, आपका काम देखा है, मोस्टली ओटीटी रहा है। राइट। ऐसा क्यों? कुछ कोई आप चुन रहे हो ऐसा खास, या थिएटर से सिनेमा घर से पहले की ये तैयारी है, क्या कुछ है मतलब? देखो, लपा छपी थिएटर में रिलीज हुई थी, वो सबसे पहली फिल्म थी और थिएटर में बहुत चली थी, 10-11 हफ्ता चली थी थिएटर में। कम छोटा रिलीज था लेकिन 10-11 हफ्ते तक डिमांड थी ऑडियंस की, क्योंकि ऑडियंस कहीं कहीं से आती थी फिल्म ढूंढते हुए कि ये फिल्म कहाँ लगी, हमें जाके देखनी है। मतलब हर शो का एवरेज ऑक्यूपेंसी 70-80% था, तो उसका ह्यूज सक्सेस था। नंबर वाइज कम था क्योंकि स्क्रीन कम थे, बट सक्सेस वाइज ह्यूज था, वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग था, औरतें बहुत आ रही थी देखने, तो थिएटर का मैंने वो सक्सेस देखा, ठीक है। फिर छोरी हमने थिएटर के लिए ही बनाई थी, बट क्या हुआ, कोविड का टाइम आ गया। अब कोविड के टाइम में 50% ऑक्यूपेंसी थिएटर की हो गई, राइट, और फिर लोगों को मतलब बहुत अलग टाइप की फिल्में देखनी थी, बहुत मुश्किल हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि हमें नहीं चाहिए था कि इस रीजंस की वजह से फिल्म डीमेरिट हो जाए, या और नंबर गेम की वजह से ऐसा बोला जाए कि यार ये फिल्म नहीं चल रही, और हमें चाहिए था कि लोग देखें आराम से घर पे, क्या प्रॉब्लम है ना, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, एक नई चीज़ देखेंगे। तो इसलिए हमने छोरी 1 भी थिएटर में, सॉरी ओटीटी में डाल दी, ताकि लोग देख पाए घर से, उन्हें वो दिक्कत ना हो। एक तो कोविड में पैसे भी लोगों ने कम कमाए थे, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी लोगों की दिक्कत थी। अब वो हमारी फिल्म देखने क्यों आएंगे ना, एक बहुत बड़ा रीज़न चाहिए उन्हें, तो हम उस रीज़न की वजह से फिल्म फेल हो, वो हम नहीं चाह रहे थे। तो वो सेम रीज़न छोरी 2 का भी है। छोरी 2 के वक्त भी क्योंकि हम नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम एक अलग चीज़ दे रहे हैं, अब वो थिएटर में कैसे रिसीव होगी उसका पता नहीं है हमें। तो जब हमारे पास एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है कि जहां आप आराम से घर पे बैठो, आपको पैसा नहीं खर्चना है, लेकिन आपको एक नई चीज़ देखने मिल रही है, तो आपको पसंद आए ना पसंद आए वो अलग बात है, लेकिन आप देखोगे तो सही, राइट। अगर वर्ड ऑफ माउथ से आपको पसंद नहीं आती है, आप अगर 10 लोगों को बोलते हो कि यार मत देख यार अच्छा नहीं है, तो मेरा थिएटर का कलेक्शन कम हो जाएगा। थिएटर का कलेक्शन कम हो जाएगा तो हमारी जो एफर्ट है, तो कुछ नया
करने की, क्योंकि एफर्ट बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है हम सारी टीम ने, सिर्फ मैंने नहीं, एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर सारी टेक्निकल टीम, हर किसी ने। तो वो जो क्रिएट करने का जो एक नया एक एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएगा अननेसेसरी, क्योंकि नंबर्स कम आ गए। बट आप मुझे बोलोगे कि नहीं मत देख, फिर मेरे पास तो फ्री है ना, अगर मेरे पास टाइम है यार क्या ही बुरा हो सकता है, चल मैं देख लेता हूँ, राइट। तो क्या होता है कि एटलीस्ट आदमी देखेगा तो सही, उसे पता तो चलेगा कि हाँ इस तरीके से भी फिल्में बन सकती है या इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकती है हॉरर की, राइट। तो मुद्दा वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे बिना कोई पैसों की मतलब वो लिमिटेशन ना हो, हाँ, या टाइम कुछ अलग ना हो जाए, तो इसलिए हम अभी वो कर रहे हैं। पर अभी माँ आएगी थिएटर में, अब वो तो अजय देवगन सर है, वो तो बड़ा रिलीज देंगे, काजल मैम है, तो उनको देखने तो लोग जाएंगे ही थिएटर में, और वो फिल्म भी एक अलग है तो उसका एक्सपीरियंस भी अलग है। तो अब फिर वो सही है वो थिएटर के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ करेक्ट है, बिजनेस वाइज भी सब करेक्ट है, क्रिएटिव वाइज भी सब करेक्ट है, हर चीज़ करेक्ट है वहाँ पर। तो वो थिएटर में आएगी तो वो मज़ा आएगा, तो उस तरीके का है। माँ का जिक्र किया तो बता दीजिए कुछ उसके बारे में, क्या कुछ हल्का सा प्लॉट है, या प्लॉट नहीं रिवील कर सकते तो जॉनर क्या है, काजोल के साथ कैसा क्या वर्किंग एक्सपीरियंस रहा। मैंने क्योंकि एक दो इंटरव्यूज देखे, आपने थोड़ी बहुत बात करी है, कुछ अगर उसमें ऐड ऑन करना चाहें तो। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत अर्ली है अभी, क्योंकि अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। बट वो फिल्म देवगन फिल्म्स में ऑलरेडी बन रही थी, वो फिल्म वो ऑलरेडी वो स्क्रिप्ट लिख चुके थे। साइवन क्वाड्रोस जिन्होंने मैदान लिखी है, मैरी कॉम लिखी है, नीरजा लिखी है, वो ऑलरेडी उनके उस स्क्रिप्ट पे उन्होंने ड्राफ्ट बना लिए थे। अजय सर ऑलरेडी उनके साथ मतलब उनका डेवलपमेंट शुरू था, और उन्होंने मुझे ऑफ़र की, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर मुझे ऑफ़र कर रहे एक फिल्म, तो मेरे लिए तो मतलब इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो मैंने तो तुरंत ही हाँ बोल दी, और फिर मैं जुड़ गया उसके प्रोसेस में। और फिर काजोल के लिए ही बन रही थी, तो वो ऑलरेडी शी वॉज ऑलरेडी इन द प्रोसेस। अब ये ड्रीम टीम मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरे जॉनर में ये ड्रीम टीम में के साथ काम करने मिलेगा। तो ये भी हॉरर ही है माँ? हॉरर ही है, इट्स अ माइथोलॉजिकल हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, बहुत सारा माल नाम से कहीं ना कहीं माँ यानी एक ऐसा जो बोलते हैं ना भगवान का दर्जा, तो शायद पता नहीं मैं शायद सही बोलूं गलत बोलूं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए शायद कुछ करने वाली है। करेक्ट, कुछ ऐसा है। और वो माँ काजोल है, तो आप सोच सकते हो कि क्या पावर के साथ आ रही है वो, क्या होगी। हाँ, क्योंकि इमोशनल रोल्स और उस तरीके के रोल्स में शी इज़ द बेस्ट। उनके क्लोजअप्स इतने अच्छे होते हैं, मतलब मैं तो दीवाना हो गया उनके क्लोजअप्स का। अब शायद नेक्स्ट फिल्म करूँगा तो मैं मतलब मुझे पता नहीं कैसे मैं यहाँ से निकल के अगली फिल्म में जा पाऊँगा, बिकॉज उनके क्लोजअप्स इतने अच्छे होते हैं। उनके इमोशनल जो स्ट्रेंथ है वो कैमरा पे इतनी अच्छी दिखती है कि आप खुद मतलब हमेशा आप इमोशनल रहते हो और आपको वो एनर्जी महसूस होती है, राइट। मतलब शी इज़ फिनोमिनल। तो अब ये इस जॉनर में काम कर रही है, तो उन्होंने एक अलग ही मैजिक किया हुआ है, और अजय सर का पूरा हाथ है फिल्म के ऊपर। ही वॉज मेंटरिंग द कंप्लीट फिल्म, ही डिजाइंड एक्शन सीक्वेंसेस इन द फिल्म, सो ही इज़ डन फिनोमिनल, लाइक ही इज़ मेड द फिल्म अ मार्वल। एक अलग तरीके का एक स्पेक्टिकल बनाया है फिल्म, तो इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। हॉरर के लिए बहुत अलग एक्सपेरिमेंट है और इनकी पावर है। अब अजय सर का क्या है ना, वो बहुत अपडेटेड प्रोड्यूसर है, एक्टर है, उन्हें पता टेक्निकली बहुत साउंड है। हमने देखा है उनकी सारी फिल्मों में, द फिल्म टेक्निकली साउंड ब्रिलियंट। क्यों शैतान में उन्होंने प्रूव कर दिया कि हॉरर में जब वो आते हैं या उनका तड़का लगता है तो क्या हो सकता है। तो सेम अब सोचो वैसा ही माँ में उनका तड़का लग गया है, थोड़ा मेरा तड़का लगा हुआ है, काजोल जी है। तो आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ मेनी इंटरेस्टिंग पीपल कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग समथिंग। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं पता है कि बहुत ज़्यादा बात क्योंकि नहीं कर पाओगे इस प्रोजेक्ट की। एक आखिरी चीज़ उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अजय देवगन प्रैंकस्टर है ना, कि उनके किस्से सुनते आ रहे हैं कि क्या प्रैंक करते हैं। सेम काजोल गजब मस्ती खो, अब दोनों साथ में है सेट पे, क्या कुछ हो रहा है? कोई प्रैंक अभी तक आपने विटनेस किया या आसपास कुछ हुआ? मेरे साथ थैंकफुली नहीं हुआ। आई थिंक उनके टीम के कुछ लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें हुई, बट मेरे साथ थैंकफुली नहीं हुआ, तो मैं बच गया। पर मैं सच बताऊँ तो मैं पीछे ही देख रहा था पूरा टाइम कि कहाँ, क्योंकि आपको पता नहीं होता कब आपके साथ प्रैंक होने वाला है। तो वो तो मैं तो ऐसे, पर क्या शायद वो मेरे पे इस बार मुझे माफ़ कर दिया उन्होंने कि ये नया है, इसको इतना जल्दी नहीं डराते, तो शायद मैं बच गया। बट हाँ, दोनों बहुत वेरीड पर्सनैलिटीज़ है, और दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं, और अपने आर्ट और क्राफ्ट में बहुत माहिर है। तो मेरे लिए तो बहुत लर्निंग लेसन था और बहुत मज़ा आया। आपने जिन जिन एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है उसमें नुसरत, सोहा जी, राधिका आप्टे, नेहा शर्मा जी, मुझे इन चारों की एक एक क्वालिटी ऐसी बताइए जो बाकी तीन में नहीं है। ओहो, कि नेहा में कुछ ऐसा जो बाकी तीन में नहीं, राधिका में कुछ ऐसा जो बाकी तीन में नहीं। ओके, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, तो एक एक चलते हैं, है ना।
तो मुझे लगता है ये सब में नुसरत जो है, शी इज़ द मोस्ट हंग्री टू प्रूव हर सेल्फ, राइट, एंड शी इज़ probably the most hard working because she wants to do everything correct. वो हर चीज़ की बहुत मेहनत करती है और उनको रोल्स भी ऐसे मिले हैं क्योंकि दोनों पिक्चर में वो माँ बनी है जो वो रियल लाइफ में है नहीं, राइट. तो क्या है कि आपको वो क्वालिटी बहुत आसान नहीं है लाना, द क्वालिटी ऑफ मदरहुड व्हेन यू हैव नॉट बीन अ मदर, राइट. सो व्हेन यू हैव नॉट बीन प्रेग्नेंट इन योर लाइफ एंड टू प्ले अ प्रेग्नेंट वुमन वरिंग फॉर अ चाइल्ड विच इज़ अनबॉर्न, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो उसके लिए जो उन्होंने प्रिपरेशन किया वो बहुत गज़ब था. इसमें अब वो बच्ची है उनके, तो उसके लिए जो उन्होंने तरीके अपनाए वो प्रेजेंट करने के लिए वो गज़ब था. तो शी हैज़ बीन एब्सोल्युटली हार्ड वर्किंग, फैबुलस आर्टिस्ट टू वर्क विद, मोस्ट हम्बल, कोई शूशा नहीं, कोई कुछ नहीं आपके साथ. शी वर्क्स वन विद द टीम, no hiccups, nothing at all. So she is that. She is hungry, hardworking, absolutely talented, very very talented. World has not even discovered her yet. ऐसा मैं बोलूँगा, अभी बहुत है उनके पास देने के लिए दुनिया को. Second is Neha. Neha is also very easy going. She is absolutely gorgeous on screen because उसकी presence एक ऐसी है कि where it feels कि यार ये औरत में कुछ बात है, right. मतलब she is a head turner. I think head turner is the right word for Neha Sharma. Okay. She is definitely a head turner on screen कि हर इंसान पलट के देखेगा कि ये कौन गया, right, या ये कौन है. So she is a head turner, absolutely. Okay. Radhika Apte is absolutely the most intelligent person because she thinks a lot, right? She thinks in every aspect. So she is a very intelligent actor and very involved in terms of the thought. So that is her. And fourth you said? Nusrat, Radhika, Soha. Soha is a diva in her own way, right? Because she comes with that royalty in her blood, right? So when in her talking, she is absolutely funny. She is absolutely nonchalant. मतलब बहुत easy going है, बहुत बातें करती है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर है उनका, स्ट्रॉन्ग है. बट एट द सेम टाइम एक रॉयल्टी है जो इनहेरेंट है उन्हें, राइट. तो जब वो आती है ये सब चीज़ों के साथ, तो शी इज़ अ इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस. वन वर्ड में I would say let's call her royal, because I think she is the only one who's royal in the industry as of now. So I think we would call her royal. She's royal by blood, by nature, in every which way. ठीक है. मुझे विशाल की एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको अपने आप में सबसे ज़्यादा पसंद है, और एक ऐसी चीज़ जो लगता है अविनाश मेरे को ना इससे ओवरकम करना है, ये कुछ अगर मेरे में बदल जाए तो मैं और बेहतर हो जाऊंगा. आई थिंक दोनों का आंसर एक ही है. ओके. वो है कि मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से मैं अपने आप को पुश करते रहता हूँ लास्ट तक कि यार ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे इसे ठीक करना है, इसे ठीक करना है, इसे ठीक करना है. तो लास्ट मिनट तक वो इनसिक्योरिटी चलती रहती है. और वो गलत भी है क्योंकि इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं यार तू ठीक चल रहा है, क्यों इतना सोच रहा है. बट आई थिंक दैट इज सो, इट इज़ अ प्रो एंड कॉन बोथ फॉर मी. छोरी में कुछ ऐसा हुआ, छोरी 2 में कोई ऐसा सीन या कोई पोर्शन रहा हो जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचे हो? यार वो पूरी फिल्म में वैसी है कि सोचते ही रहता हूँ, और वो एंड आई लाइक टू टेक द, इट इज़ अ नेचर दैट आई लाइक टू टेक द हार्ड वे आउट. ये मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि यार अगर 2 रास्ते हैं ना, एक स्ट्रेट जा रहा है और एक पूरा घूम के जंगलों में सारे शेरों वेरों के बीच से जा रहा है, तो हमेशा ये रास्ता लेगा. हाँ, तुझे सीधा रास्ता क्यों नहीं चाहिए, तेरा प्रॉब्लम क्या है. तो ये लोगों ने मुझे बोला हुआ है कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू नॉर्मल फिल्में बना ना, नॉर्मल फिल्म तो बना सकता है, हॉरर कॉमेडी बना ले, क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्यों हर बार ही हॉरर बनाना है. बट मुझे उसी में मज़ा आता है, अब क्या करूँ, है वैसा तो है. छोरी 2 रिलीज हो गई है, दर्शकों ने देखा है, आपने बोला प्यार भी मिल रहा है, कुछ लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, दोनों चीज़ें हैं. एज अ क्रिएटिव पर्सन अभी भी ये लगता है कि अविनाश अगर अभी भी मौका मिले ना तो फिल्म में ये तो मैं बदल दूंगा? नहीं, छोरी 2 तो इज़ मेरे लिए तो बहुत ही करेक्ट फिल्म है. जैसा मैं चाह रहा था मैंने अचीव किया है, शायद उससे ज़्यादा ही अचीव किया है, क्योंकि मुझे सपोर्ट भी मिला सारी टीम से, क्योंकि हर किसी इंसान का बिलीव था उसमें, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द एक्टर टू द टेक्निकल टीम. तो मेरे लिए तो छोरी 2 में मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहूँगा, मेरे लिए तो वो एकदम करेक्ट फिल्म है. अब वो दुनिया को हवाले, अब लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन करें, अपना ओपिनियन दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मेरे लिए तो वो करेक्ट है, मतलब मैं एक फ्रेम भी उसकी बदलना नहीं चाहूँगा, बहुत ही करेक्ट है मेरे लिए. थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माँ. तो माँ जब आएगी तब मैं कोशिश करूँगा फिर से आपका टाइम मिले, फिर से हम उस फिल्म के बारे में बात करें, प्रोसेस के बारे में बात करें. एंड टिल देन आप छोरी 2 तो एंजॉय कर ही रहे हैं सक्सेस उसकी. So thank you so much, Vishal. Thank you, Avinash. It was lovely talking to you. Same here.